और हसन साहब एंड अहमद साहब एंड उमर गजनवी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली आप अपने माइक्स को और वीडियोस को प्लीज ऑन कर लीजिए। अमान साहब भी आ गए हैं जी, अमान साहब से भी रिक्वेस्ट कर दें। मान साहब प्लीज, प्लीज सर आप भी काइंडली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आ गया जी, आ गया जी अनम्यूट कर दिया बेटा, म्यूट कर दिया जी, आपने। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक आ यू रही मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल जी, आ अमान रही है साहब सर। वेलकम सर, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। जी अहमद प्लीज। जी सर, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि सबको दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब ने वक्त निकाला इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले अपने मेहमानान गिरामी का, अमानुल्लाह साहब का और उमर खान गजनवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और स्टार्ट करना चाहूँगा अपने चेयरमैन साहब के इंट्रो से। हसन कादरी साहब, चेयरपर्सन प्रोफेशनल रिसर्च फोरम इज़ देयर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। ये अब कोई 6th बैच को जो है वो हेड कर रहे हैं ICAW पाथवेज प्रोग्राम के लिए। पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जाना माना नाम है। ICAW डिग्री को होल्ड करते हैं और माशाल्लाह FCA मेंबर हैं, FCCA भी हैं, और एक जानी मानी फर्म अहमद मुशीर एंड सलारिया को मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे हेड कर रहे हैं माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं अहमद अली एहसान साहब, प्रेसिडेंट इटसेल्फ, और माशाल्लाह बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, 10 साल से ज़्यादा से इंडस्ट्री का। और उसके बाद ये भी हम एक रिनॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में एज ए पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं, और एहसन कादरी साहब के साथ इस पाथवेज प्रोग्राम के 6ठे प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं। एंड माशाल्लाह बहुत सारे शागिर्द हैं इनके जो कि बड़े सक्सेसफुली पाथवेज के प्रोग्राम को ऑप्ट करके ICAW की मेंबरशिप को हासिल कर चुके हैं। एंड अमानुल्लाह साहब, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आपकी प्रेजेंस का, आपके वक्त का। आप डायरेक्टर एट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हैं माशाल्लाह। आज हमारे लिए इन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर का टाइम निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपकी चीज़ आपसे आपसे आपकी नॉलेज से सर थोड़ा सा सीख के इंशाल्लाह फ्रूटफुल होने की कोशिश करेंगे सर। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट उमर खान गजनवी साहब, बड़ा जाना माना नाम हमारी इंडस्ट्री का, हमारे गेस्ट स्पीकर के तौर पे हमारे साथ आज हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर टाइम निकाल कर हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, माशाल्लाह ये हेड ऑफ TR हैं और टोटल रिवार्ड्स की डेजिग्नेशन को हेड करते हैं माशाल्लाह फातिमा ग्रुप के अंदर। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का, और इंशाल्लाह आपके नॉलेज से भी आज हम मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू हसन कादरी साहब, काइंडली जैसे बाज़ाब्ता तौर पे आप इस मशहूर ज़माना जो ये हमारा पाथवेज का अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके सेशन को आप स्टार्ट करते होते हैं, काइंडली आप इसको स्टार्ट करिए। ओवर टू यू। और इंशाल्लाह मैं बाकी जो हजरात हैं, जिस तरह की आपने आपकी गाइडेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, तो हसन कादरी साहब ने कहा मुनासिब नहीं है। हालांकि बहुत से मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि 10 मिनट रुक जाएं, 5 मिनट रुक जाएं, तो उन्होंने कहा उनको हम बीच में ले लेंगे, जो वेट कर रहे हैं उनको इंतजार नहीं करवाना। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो 6:35 से ऑनलाइन है। तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल, और ओवर टू यू हसन कादरी साहब, प्लीज स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच अहमद। और चीज़ ये कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोग 6:35 से ऑनलाइन हैं और बहुत ही ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन है। और ज़ाती तौर पे मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई फील कि लोग इतनी देर से अगर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं तो ये एक बड़ी रिस्पेक्ट की मामला है, और ये बड़े ऑनर की बात है कि लोग हमारा इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली दिस टेल्स अस कि हाउ मच डू पीपल थिंक अबाउट PRF, और लोग कितना PRF को अल्हम्दुलिल्लाह वैल्यू करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि शहरियार अमान के नाम से लॉगिन किया हुआ है अमानुल्लाह भाई ने, हमारे सीनियर हैं, ही इज़ द डायरेक्टर एट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बीइंग द गेस्ट ऑफ ऑनर उनसे हम कुछ इनपुट लें, उसके बाद उमर भाई से हम कुछ इनपुट लेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, और फिर मैं जो चीज़ा चीज़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा अपने दोस्तों से कि क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन दूंगा। सदर साहब जो हमारे हैं, ये मैं बताना चाहूँगा उमर साहब आपको कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं अहमद अली एहसान साहब, ही इज़ वन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ बेसिकली review, and his colleagues call him a very intensive reviewer,
एंड पीपल लाइक उस्मान चौधरी एंड पीपल लाइक अदर्स, यू नो, और ग्लोबल टॉपर भी है जो उनका भी यही फीडबैक था कि जी अहमद साहब जो हैं वो बड़ा रिजिडली चीज़ों को रिव्यू करते हैं, और इसके बारे में मेरा ख्याल है अमान साहब भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। उमर भाई का भी यही है कि जी उमर भाई इज़ वन ऑफ द वेरी आइकॉनिक पर्सन इन द इंडस्ट्री, और इनका ये है कि जी इन्होंने जिस तरह प्रोग्रेस किया है अपने करियर में और चीज़ों को देखा है, तो आज उमर भाई से हम ये भी जानेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा मतलब आप एक एफर्ट करते हैं और आप एडिशनल डिग्रीज हासिल करते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है आप इंडस्ट्री में, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ग्लोबली व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज नाउअडेज, ठीक है। तो इसके साथ आई वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल स्पेशली टू दोज पीपल हु आर यू नो वेटिंग फॉर अस सिंस सो लॉन्ग, आई एम हाईली ग्रेटफुल। और सदर साहब आपकी इजाज़त के साथ पहले मैं चाहूँगा कि हम आप अगर थोड़ा सा एक दो अल्फाज कह लें शरियार साहब के बारे में, अमान साहब के बारे में, अमानुल्लाह साहब के बारे में जो हमारे सीनियर हैं, और उमर खान गजनवी साहब के बारे में, और उसके बाद आप अगर बारी बारी इन लोगों को इंट्रोड्यूस करा दें तो ये जिम्मेदारी अगर सर मैं आपको दे दूं प्लीज। जी जी, थैंक यू हसन साहब। जी, सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे गेस्ट का, हमारे ऑडियंस का, जिन्होंने हमें अटेंड किया, अपना प्रीशियस टाइम निकाला। तो अमानुल्लाह साहब हमारे चीफ गेस्ट है, तो अमानुल्लाह साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा ड्यूरिंग द रिव्यू। इनका स्क्रिप्ट बहुत क्रिस्प और बड़ा डेलिकेट होता था इनका, और इनके साथ डिस्कशन करने का बहुत मजा आता था। और इनके माशाल्लाह के नंबर भी बहुत अच्छे, 88 माशाल्लाह, ही गॉट 88 अमानुल्लाह साहब इस दफा हमारे हाई स्कोरर भी थे सर माशाल्लाह। हाँ जी, हाई स्कोरर भी थे। इनका मतलब इनका स्क्रिप्ट बहुत एक अच्छा क्रिस्प था, और उनसे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा थ्रू आउट, और वेरी कोऑपरेटिव रहे ये भी और मैं भी, म्यूचुअली टाइम एग्री करना, हमें सब कुछ करना। तो मतलब ऑल्दो ही इज माय सीनियर, माशाल्लाह एफसी है, मुझसे ज्यादा सीनियर है, लेकिन स्टिल मतलब इन्होंने मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मुझसे सीनियर है। इन्होंने हमेशा मुझे ही जो भी मैं गाइडेंस दी, इन्होंने मुझे फॉलो किया। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट हिम, उनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं इनका स्क्रिप्ट रिव्यू कर सकूं। दूसरा मैं उमर साहब का, उमर गजनवी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत कम लोग होते जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से तरक्की का मतलब चेंज करें, थोड़ा सा स्विच करें अपने कैरियर में टूवर्ड्स एचआर वाली साइड पे जाएं। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे प्रोफेशन में ये समझा जाता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बस सीएफओ तक जाना है, उसके ऊपर खत्म। तो मतलब अब कुछ थोड़ा ट्रेंड आ रहा है कि मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये नहीं कि सिर्फ आपने सीएफओ तक रहना है, आप उस चार में जाएं, आप सप्लाई चेन में जाएं, आप ताकि आगे जाके आप सीईओ नॉट सीएफओ होना चाहिए। तो माशाल्लाह अप्रिशिएट इन्होंने रिस्क लिया। नॉर्मली लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, तो सीएफओ एक कंफर्ट जोन है, टीम सेट है, सब कुछ जैलेंट होता है, बस रोज का मॉनिटरिंग कर पहले मैं खिलाम थोड़ा सा ब्रीफली पहले एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड इंग्लैंड उनका क्या स्टैंडर्ड है, उस पर देख के मैं अपने आप को टेस्ट भी करूं एक किस्म का, आफ्टर ए गैप ऑफ से मोर देन 20 इयर्स। जब क्वालिफाई किया उसके काफी अरसे बाद जो है मैंने कहा कि एफर्ट करते हैं, और फिर मैंने अटेम्प्ट किया, और माशाल्लाह जो प्रोफेशनल फोरम है इन लोगों की गाइडेंस बहुत अच्छी थी। और पहले सबसे पहले हसन कादरी साहब जिस तरीके से एक्सप्लेन करते थे हर क्वेश्चन को, उसका आंसर कैसे देना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, काफी डिटेल में बताते थे, और काफी अच्छा एक उनका इंट्रोडक्शन होता था। फिर उसके बाद जो है स्क्रिप्ट राइट करना, और वो तो ज़ाहिर जो इंसान एफर्ट करेगा, ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन रहेगा, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल का नहीं है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की और क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है कि यार रिप्लाई होना कैसे चाहिए। हसन साहब बहुत अच्छा गाइड करते हैं, और फिर स्क्रिप्ट को जिस तरीके से रिव्यू करते हैं, और जितना मैं कहूँगा कि इंटेंसिव और मतलब बहुत अच्छे तरीके से अहमद साहब का रिव्यू होता था, और उसमें मुझे माशाल्लाह मतलब हमेशा इनसे गाइडेंस मिली, और मैंने बिल्कुल उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जिस तरह ये बताते थे। एक तो ज़ाहिर है मैं काफ़ी अरसे से साइड पे भी था, और मुश्किल नहीं, अच्छा मेरे लिए एक और बड़ा चैलेंज था, बल्कि स्टार्ट में हसन साहब ने भी कहा, अहमद साहब ने कहा, क्योंकि मैं तो रेगुलेशन साइड पे हूँ ना, मैं प्रोफेशन में इस वक्त हूँ, और ना मैं इंडस्ट्री में हूँ डायरेक्टली, जैसे एक अकाउंटिंग प्रोफेशन में से मेरा रिलेशन नहीं है, मैं तो रेगुलेशन साइड पे हूँ, और काफ़ी बड़ा गैप था। डिस्पाइट दैट अपने एक्सपीरियंस के उन
उन एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको स्क्रिप्ट में लाना, ये ज़ाहिर डिस्कशन के दौरान और फिर उसके जब रिव्यू था उसके दौरान हेल्प आउट हुआ फ्रॉम दिस प्रोफेशनल फोरम, और मैंने भी अपनी ज़ाहिर जो एफर्ट थी उसमें की, और मेरे ख्याल में बहुत ही इजी वे से, मैं आई मस्ट से जस्ट डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से किया है, बहुत इजीली हो गया। और आई वाज सरप्राइज कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं अंदाजा था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहरहाल आई मस्ट थैंक दिस फोरम, हसन साहब और अहमद दोनों साहबान का, और बाकी जितने नए लोग एस्पायरेंट्स हैं सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और इनको कहता हूँ कि जी सजेस्ट करूंगा कि जरूर एफर्ट करें और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सक्सेस रेट वैसे भी इस फोरम का 100% अभी तक आ रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप सबके लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर। अमान भाई, मैं ये भी बताना चाहूँगा उमर भाई, एक ख़ास बात अमान भाई के बारे में, क्योंकि उमर भाई माशाल्लाह इंडस्ट्री को बड़ा वास्ट जानते हैं, और उमर भाई की जो एक क्वालिटी है वो ये है कि इनका बड़ा एक सोशल सर्कल है और ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, और इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे इतना वेल कनेक्टेड रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये इनको एक चीज़ जाता है क्रेडिट के, ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड बिकॉज ही इज़ ऑल्सो टीचर एज वेल माशाल्लाह। तो चीज़ ये है कि इसमें मान साहब आपने मेरे से एक सवाल किया था कि यार मेरे 86 मार्क्स आए हैं तो क्या ये अच्छे हैं, तो आज मैं इस फोरम के तवज्जुह से आपको कहना चाहूँगा बिकॉज आपके तजर्बे के मुताबिक वंस यू आर इन रेगुलेटरी फोरम गेटिंग मार्क्स समथिंग हाईली फाइनेंस कहते हैं उसमें नहीं थे, एक रेगुलेटरी बॉडी में एज अ रेगुलेटर काम कर रहे हैं, जो मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं, उसके बाद उनकी स्क्रिप्ट लाना, उनको ड्राफ्ट करना, आइडियाज को ढूंढना अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। मान साहब के माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त आइडियाज थे और बड़ा अच्छा, और इतने इजी नहीं थे उनको आइडेंटिफाई करना, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे इश्यूज आइडेंटिफाई किए। तो ये इस मामले में आई एग्री विद यू कि जो है हार्डकोर फाइनेंस के लिए लिखना या इंटरनल ऑडिट वाले के लिए लिखना इजी है, लेकिन जिस रोल में मान साहब करंटली हैं उसमें ड्राफ्ट करना काफी मुश्किल काम है। माशाल्लाह उसके मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब मैं उमर भाई से थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, उमर साहब से इस हवाले से। इसमें सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप काइंडली इस पे फोकस कीजिएगा। काइंडली दूसरे दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि माइक म्यूट कर लें, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन मेरा होगा। मेरा सेशन जो होगा ब्रीफ ही होगा 5 मिनट्स का, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा इंटरेक्टिव रहे और आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए। तो आप लोग अगर काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज़। अच्छा उमर भाई, आपसे मेरा एक क्वेश्चन होगा कि जैसे हमने देखा सर साहब, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस उमर साहब इन दिस रिगार्ड कि उमर साहब इज़ नॉट ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्होंने हार्वर्ड का कोर्स भी किया ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट विद द फातिमा ग्रुप, और बाकी चीज़ों को भी बड़ा क्लोजली देखते हैं, और जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो डिग्री से मिल सकते हैं उसको बड़ा क्लोजली देखते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरा उमर साहब से ये सवाल होगा कि यू नो व्हाट इज़ द थिंग यू नो विच इंक्लाइंस यू टू गो फर्दर, यानी आफ्टर बीइंग सच अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, being in a such a senior position, why would you go further, ताकि हमारे दूसरे दोस्त भी जो है वो इनकरेज हों और हम इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाल सकें कि इवन बीइंग एन यू नो आई कैप और बीइंग अ सीनियर पर्सन, जैसे अमान साहब ने कहा कि मुझे इसकी ग्लोबल एक वर्थ नज़र आई, तो मैंने कहा नहीं है मैंने करना है। तो इसके बारे में सर आप थोड़ा सा, एक तो अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा, और इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें प्लीज़। जी, थैंक यू हसन। अच्छा, जैसे आपने सब कुछ तो बता दिया, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि आई कैप का मेंबर तो मैं आज से 15 साल पहले बन गया था। हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जर्नी तय करते करते डिफरेंट तरह के और भी कोर्सेज करने का इत्तेफाक हुआ, जैसे कि हार्वर्ड के हमने कुछ कोर्सेज किए, लम्स से हमने कुछ डिग्रीज ली, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यहाँ पे आके रुक नहीं जाती हैं। जैसे कि एमएस साहब भी कह रहे थे कि नाउ द स्कोप ऑफ फाइनेंस हैज बीन चेंज्ड, the image of chartered accountant is now getting bigger and bigger. अब organizations chartered accountant को CFOs नहीं बल्कि business leader के तौर पे देखना चाहती हैं, और कंपटीशन नेचुरली क्योंकि इनटेक बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स का, तो इनटेक की वजह से जो आउटपुट प्रोडक्ट आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। नेचुरली ऑर्गेनाइजेशंस फैल रही हैं, जैसे कि अब आपने पहले जिक्र किया है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनती चली जा रही है, और वो इंडिविजुअल जिन्होंने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया आफ्टर गेटिंग 1 और 2 डिग्रीज, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। नाउ आईसीडब्ल्यू जैसे कोई बताने की जरूरत नहीं है
हैज अ ग्लोबल पासपोर्ट टू एंटर इनटू द ग्लोबल मार्केट। और इतना अच्छा फोरम मिल जाना लाइफ के उस स्टेज पे, स्पेशली अमान साहब और जैसे अब हम लोग भी उस एज में एंटर हो रहे हैं कि जहाँ पे पढ़ाई करते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि अब बहुत अरसे से टेबल की साइड पे नहीं आए एज अ स्टूडेंट। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको एक एडिशनल डिग्री भी मिल रही है, आपको लर्निंग का मौका मिलता है, एक मरतबा फिर से आप अपने वो वाले जर्म्स को एक्टिव कर मिलती है इस स्टेज पे आके आपके करियर में, जहां पर आपको एक क्लियर एडवांटेज हो जाता है ओवर योर पेयर्स। और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान पेयर्स, एक तो है फोरम्स आपके अंदर हैं करने वाले, प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जहां पर चाहूँगा कि सर साहब, आई वुड लाइक टू बेसिकली ब्रीफली टेल अबाउट दिस प्रोसीजर ऑफ ICW पाथवेज कि ये क्या है और कैसे है, और मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा थोड़ा सा अपना डिस्कशन इसके ऊपर कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो सर साहब। जी प्लीज प्लीज आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दें ताकि लोगों को पता चले कि ICW हाँ जी। क्या है, पाथवे क्या अच्छा, इसमें ICW पाथवेज ये है कि देखें, ICW का ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बताना चाहूँगा कि इसमें ये है कि सर आपका जो बेसिकली क्वालिफिकेशन है, इधर यू आर अ मेंबर ऑफ ACCA, इधर यू आर अ मेंबर ऑफ ICAP, और यू आर मेंबर ऑफ रिकग्नाइज्ड IFAC बॉडी। जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको भी अलाउड है, और कुछ बॉडीज़ हैं उनको भी अलाउड है, ठीक है। तो जो रिकग्नाइज्ड बॉडीज़ हैं उनमें ICW ये कंसिडर करता है कि यू हैव द नॉलेज बेस, आपके पास नॉलेज बेस है टू बिकम द मेंबर ऑफ ICW। उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपका स्किल सेट इस तरह का है कि यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ ICW, यानी आप उस स्किल लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आपका एक्सपीरियंस है ऑफ 5 ईयर्स, वो आप अचीव कर चुके हैं ताकि आप ICW के मेंबर बन सकें। उसके लिए उन्होंने एक एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डिज़ाइन किया है जिसको ICW पाथवेज का नाम देता है, और उसके 2 पार्ट्स हैं, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस और समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आप उस टाइम जमा कराते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन 5 डिफरेंट स्किल्स, 5 डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर 5 डिफरेंट स्किल्स की मैं बात करूं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन की स्किल आ जाती है, एनालिसिस की स्किल आ जाती है, आपकी एडवाइजरी की स्किल आ जाती है, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट की स्किल आ जाती है, आपकी एथिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की स्किल आ जाती है। हर स्किल डिफरेंट क्वेश्चन में हमने डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, उसको हम जिस तरह करना चाहेंगे डिमॉन्स्ट्रेट, हम आपको गाइड करेंगे कि उसके अंदर स्किल सेट किस तरह से डिफाइन करनी है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। PRF के साथ जो आपकी जर्नी होती है उसको थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा कि वो जर्नी होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम गाइडेंस एंड मूव टूवर्ड्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड देन इट मूव टूवर्ड्स रिव्यू। कि होता ये है कि सर हम आप लोगों को गाइड करते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एज एन ICW की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर स्किल सेट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। हम आपके साथ आंसर बैंक शेयर करते हैं, उस आंसर बैंक के अंदर से जो हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड दैट वी हैव एट PRF, विच इज़ बीइंग हेडेड बाय मी एंड माय चेयरमैन। तो उसमें यह है कि हमारे सदर साहब की अप्रूवल के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स फाइनलाइज करते हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ आवर ग्रेजुएट्स, जो कि 70% से ज़्यादा होती हैं। तो उनको बेस बना के हम लोग आपको गाइड करते हैं कि इन पर्टिकुलर किन एलिमेंट्स का या किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसके अंदर फॉर्मली आप हमारे साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ताकि आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हुए क्वालिटी ऑफ आइडिया लिख सकें। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो हेडेड बाय सदर साहब जो हमारी रिव्यू टीम है उसके पास चला जाता है, और प्रेसिडेंट साहब या एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ डायरेक्टली हर क्वेश्चन को डिस्कस करता है और आपके साथ ये शेयर करता है कि उनके क्या व्यूज़ हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। और ये साइक्लिकल प्रोसेस जो है सर कंप्लीट होता है। जब ये साइक्लिकल प्रोसेस सर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये होता है कि देन योर स्क्रिप्ट इज कंप्लीटेड एंड देन इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर द बोर्ड रिव्यू। और उसके बाद बोर्ड रिव्यू होता है, और बोर्ड रिव्यू के बाद हम कंटेंट रिव्यू साइड बाय साइड कर रहे होते हैं। और कंटेंट रिव्यू के दौरान जो है ना जी, हम उसको, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी काइंडली माइक अगर आप लोग म्यूट कर लें अभी, बस मेरी बात जब खत्म होगी तो क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद ये होता है कि जी कंटेंट रिव्यू होता है, क्योंकि इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज डज मैटर्स अ लॉट, और लैंग्वेज के आपके एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स हैं, यानी 5 मार्क्स आपके लैंग्वेज के हैं और 5 मार्क्स आपके कनेक्टिविटी के हैं, समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस के। तो 10 मार्क्स जो ये कैरी करते हैं उसका भी ख्याल रखा जाता है, और उसके लिए स्पेशल एक चीज़ डिज़ाइन की है जिसको हम कंटेंट रिव्यू करते हैं। तो कंटेंट रिव्यू की टीम को मैं लीड कर रहा होता हूँ।
और अब मैं चाहूँगा कि सदर साहब जो रिव्यू टीम को लीड कर रहे होते हैं, और रिव्यू कितना इंटेंस होता है और रिव्यू में कितना टाइम लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो मेरा डिलीवरेंस का सेशन होता है उसमें तो पर पार्ट एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन का एटलीस्ट 60 मिनट लगते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो कि बताते खुद 75 मिनट ले जाते हैं, जैसे कि एनालिसिस का क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा बिफोर आई एंड अप माई डिस्कशन, कि देखिए हम लोग जो है ना जी, टाइम लाइन जो है वो लॉक नहीं करते, बिकॉज वी बिलीव इन रिफाइनमेंट। मेरे लिए चाहे आप वन ऑन वन सेशन में आए, मेरे लिए चाहे आप ग्रुप सेशन में आए, किसी तरीके से भी आए, मेरे लिए पीआरएफ का जो स्टूडेंट है या जो हमारा ग्रेजुएट है या जो हमारे कुलीग हैं, उनका क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू मेक श्योर दैट we make sure that our candidate qualifies to become the member of ICW, which is essential for us, और that has been proven क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से हमने ऑलमोस्ट 80 ICWs प्रोड्यूस किए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमान साहब ने जैसे कि कहा, एंड वेरी थैंकफुल फॉर हिज वर्ड्स, कि हमने जनाब 80 ICWs प्रोड्यूस किए और अब तक हम 150 स्क्रिप्ट डील कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, और हमारा ओवरऑल एवरेज रेट 98% रहा है। लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट से हमारा 100% रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आया है बिकॉज ऑफ दिस रिगरस एफर्ट दैट वी हैव। Now, Sadr Saab, over to you if you can explain about your review sessions. बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, कोई स्टडी नहीं आपने करनी। इनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इनके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स हैं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 5 का 1 पार्ट है, टोटल 9 पार्ट्स बन जाते हैं आपके, ठीक है। वो आपके पार्ट्स आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं, उसमें कोई आपने बुक रेफर नहीं करनी, कुछ नहीं रेफर करना, ठीक है। उस हर क्वेश्चन के लिए गाइडेंस आप क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, बड़ी अच्छी गाइडेंस देंगे, आपको बताएंगे, आपसे एग्जांपल शेयर करेंगे, ठीक है, कि आपने इसको कैसे लिखना है। फिर उसको उस क्वेश्चन के आंसर आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के मुताबिक लिखना है। इसमें हर कैंडिडेट का डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब कोई कैंडिडेट लॉर्ड में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई किसी कंपनी में है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है, तो हर कैंडिडेट का स्क्रिप्ट डिफरेंट होता है। यार इसमें आप किसी का स्क्रिप्ट कॉपी भी नहीं कर सकते, प्लेजरिज्म का रूल इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप अपने Thank you for your time, sir. क्योंकि अमान साहब इज लीविंग, तो सर हाईली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, मैंने कहा उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मानसा, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप मतलब सीनियर मेंबर हमें टाइम दिया। Best of luck to all candidates and to you people. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा, उसी में ये हम डिस्कस कर रहा था कि जाके उसमें हम फिर वर्ड बाय वर्ड हम स्क्रिप्ट को आपको वापस ईमेल करते हैं। तो अगर तो स्क्रिप्ट आईसीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो हम उसको ओके करते हैं, वरना जस्ट कीप ऑन डिफाइनिंग है। उसको हम 2 दफा 3 दफा 4 दफा, कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे नेशनल क्वेश्चन में काफी कैंडिडेट को टाइम लगता है, तो हमको 3-3 4-4 दफा भी उनका रिव्यू करते हैं, जब तक हम इसको श्योर ना हो कि आईसीडब्ल्यू के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बड़ी बात नहीं करी, लेकिन इसी वजह से हमारा अटेम्प्ट में 100% रिजल्ट आया लास्ट 2 अटेम्प्ट में, या ओवरऑल हमारा 98% रिजल्ट है। कि हम जितनी भी हम इंश्योर करते हैं कि जितनी भी आईसीडब्ल्यू की गाइडलाइंस है, जो रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन की, उसको हम सब उसको इनकॉर्पोरेट करें उसको अपने सिनेरियो में। उसके बाद फिर जब आपका 1 बाय 1 आपका सारा स्क्रिप्ट रिव्यू हो जाते हैं, फिर जैसे हम उसको कंपाइल करते हैं, फिर उसको हम एक फाइनल रिव्यू करते हैं, इसको कंटेंट रिव्यू कहते हैं। उसमें सारा आपकी लिंकिंग, ग्रामर, आपकी जो क्रॉस रेफरेंसिंग होती है क्वेश्चन की, और एक दफा सारा गो थ्रू करते हैं, कोई ऐसा एरर तो नहीं है, कोई स्क्रिप्ट वर्डिंग में मसला तो नहीं है। देन फिर हम आपको गो हेड देते हैं, जब हम 100% श्योर होते हैं, फिर हम आपको गो हेड देते हैं कि आप जाके इसको आईसीडब्ल्यू पे जाके अपलोड करते हैं फॉर मार्किंग। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, और इसमें हमारा कोई टाइम की लिमिट नहीं है, हमने कोई टाइम डिफाइन नहीं किया हुआ कि जैसे एक कैंडिडेट को हमने हर पार्ट में हाफ एन आवर देना है या 1 आवर देना है। इसमें टाइम हमारा ओपन होता है, जब तक स्क्रिप्ट आईसीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा, वी विल जस्ट कीप ऑन रिव्यूइंग। और रिव्यू के लिए भी हमारा कन्वीनियंट टाइम होता है, मतलब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे हम उसको म्यूचुअली एग्री करते हैं टाइम को, कि जिसमें कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी भी हो, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में होते हैं, तो किसी के लिए शाम का टाइम बेहतर होता है, किसी के रात का टाइम बेहतर होता है, कुछ कईयों को होता है कि वीकेंड्स पे करना चाहते हैं, कई ड्यूरिंग ऑफिस आवर भी कोई टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो उसमें भी हम काफी फ्लेक्सिबल है इसमें टाइमिंग के मामले। ठीक है सर, आप प्लीज Thank you very much, sir, for your words, Ahmed bhai. Thanks a lot.
अच्छा अहमद, अब मैं चाहूँगा नाउ वील ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ गो हेड, क्योंकि मैं ये चाह रहा था सर साहब आपकी इजाज़त के साथ कि थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव हो जाता है, और जो जी क्वेश्चंस कुछ बिल्कुल होंगे बिल्कुल। मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो अगर आप इजाज़त दें। जी सर, एनी क्वेश्चंस प्लीज़। काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन नजर आ रहा था, एग्जामिनेशन हाउ मेनी पेपर्स वी हैव। जी 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 सर, ये मैं क्वेश्चन उसी एग्जैक्टली। तरफ नजर आपकी दोहराने लगा था कि एक क्वेश्चन हमारे चैट में मौजूद है, अगर आप उसको जी जी आंसर सर। करें, कर सकें या उसके लिए किसी को कह सकें प्लीज। जी श्योर। उसमें ये है कि उसमें ये बताना चाहूँगा कि देखें, जो ICW पाथवेज अगर आपने अटेम्प्ट करना है ना, तो उसके लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस किस्म की एग्जामिनेशन की। जो मुझे इनका दोस्त का सवाल लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये ICW के नॉर्मल रूट से जाना चाह रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप उनके साथ शेयर करते हैं। नॉर्मली आपने 3 एग्जाम्स देने होते हैं एज पर माई नॉलेज, जो उनके आखिरी 3 एग्जाम्स होते हैं, MSA 1 और MSA 2, और उसके अलावा आप एक और एग्जाम देते हैं। बट उसमें ये है कि आप जो है ना, मतलब नॉर्मली 3 एग्जाम देते हैं, बट ऑन टॉप ऑफ इट आप अगर मिसाल के तौर पे पाथवेज के जरिए आ रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे सर साहब आपकी इजाज़त के साथ क्लियर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप इस सवाल का भी जवाब दे दें। आज भी मुझे बहुत सारी कॉल आई हैं, क्योंकि इस वक्त सारे सुन रहे हैं, तो ये बहुत सारे रोलों के लिए रेलेवेंट होगा। एक क्वेश्चन को हम ज़रूर एड्रेस कर दें, जो कि लोगों का एक मिसनोमर आ रहा है कि बहुत सारे लोग ICW का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, उसमें फ़ेल हो जाते हैं, या ICW के रजिस्टर होते हैं, मगर एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर जॉब प्रॉब्लम्स, और ये जिस वजह से बिजी होते हैं बाज़ दफ़ा लोग प्रोफेशनली। तो उनका ये सवाल था कि क्या हम ICW पाथफेज का जो फॉरम है उसको यूज़ करते हुए 5 इयर्स के बाद मेंबर बन सकते हैं। ऑल्दो हमने ऐसे केसेस आई नो के हैंडल किए हैं, जी लेकिन जी। मैं चाहूँगा आप अगर इसका प्लीज़ जवाब दे दें। देखिए, इसमें जो ICW के लिए रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो और आपको क्वालिफाई किए हुए 5 साल हो गए हो, ठीक है, और आईफैक बॉडी मेंबर हो, चाहे वो ACC कोई कैंडिडेट से ACCA किया है या ICAP मेंबर है, 5 साल से वो एलिजिबल है। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं जी हमने वो थ्रू नॉर्मल रूट किया थे, जो 3 पेपर वाला रूट है, हमने एक पेपर दिया है, किसी ने कहता हमने 2 पेपर दिए, मैं फेल हो गया, नहीं आगे किया, या रजिस्ट्रेशन मैंने करा ली, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। सिंपल है वो, अगर आपने चाहे 10 दफा अटेम्प्ट दी हो लेट्स पैसे पहले, या 5 दफा दी हो, पेपर दिया नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन कराई है, इसका कोई आप लिमिटेशन नहीं है। पाथ वे एक बिल्कुल सेपरेट ICAP का कह लें एक वे है टू बिकम ICW मेंबर, ICW का सॉरी। तो इसमें अगर आपने कोई अटेम्प्ट दी है या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, डजंट मैटर, आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं पाथवेज को, अगर आपने कोई पेपर वगैरह दिए हैं या पहले कोई रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, डजंट मैटर। हाँ, इस पाथवेज की 4 अटेम्प्ट होती हैं, तो वो इंशाल्लाह वो तो हम इंश्योर करेंगे आप फर्स्ट टाइम में क्लियर करें। अदरवाइज कोई ऐसी कोई किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, एक उस्मान साहब की तरफ से क्वेश्चन आया है सर साहब, वो पूछना चाह रहे हैं कि जी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है ICW पाथवेज के बारे में, तो काइंडली अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसके ऊपर जी जी जवाब दे प्लीज, सकूं। आप इसका आंसर कर दें। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखें सर शेख साहब, इसमें यूं है, आपसे गुजारिश है कि देखें पाथवेज का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाता है कि यू आर अ मेंबर ऑफ IFAC बॉडी, इधर यू एन ACCA, हाँ जी। और आप आई के, सॉरी अगर आप काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, नाउ आई विल कंटिन्यू। उसमें ये है कि देखें, पहला स्टेप ये है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप मेंबर हैं एक IFAC बॉडी के, और आपका पोस्ट मेंबरशिप यानी मेंबर बनने के बाद 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पहली चीज़। सेकेंडली, आपका CPD रिकॉर्ड जो है वो ठीक है विद ICAP और ACCA और अदर IFAC बॉडी विच यू हैव। नॉर्मली ICAP और ACCA ही है हमारे दोस्तों के केस में। तो वो जो है ये देखा जाता है, और उसको वेट करने का तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी से लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग लेते हैं ICAP से या ACCA से, जिसमें लिखा होता है कि यू हैव अ गुड डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, और आपने अपनी CPD डिक्लेरेशन पूरी की भी है, और आपके CPD आवर्स का कोई इशू नहीं है। जब वो लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग आपको मिल जाता है तो यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस पाथवेज एग्जाम ऑफ ICW। उसके बाद क्या होता है कि जैसे थीसिस का प्रोसेस हमने आपको एक्सप्लेन किया कि 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस सेम हैं, आइडेंटिफिकेशन का, एनालिसिस का, एडवाइजरी का, प्रोफेशनल जजमेंट का और एथिक्स का। ये ब्रॉडली क्वेश्चन सेम है, लेकिन आप क्वेश्चन को आंसर करते हैं अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस के मुताबिक। यानी कि अगर कोई फाइनेंस का शख्स है तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, कोई पावर सेक्टर का है तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और होगा। लाइक कुछ स्क्रिप्ट हमने बैंकिंग के किए हैं, जैसे मैं बात करूं गल्फ इंटरनेशनल बैंक के हमारे दोस्त हैं अली शहबाज साहब, उनका किया तो उसका एक्सपीरियंस कुछ और होगा, तो वो आप आंसर करते हैं। एक पार्ट उसका ये होता है। आप उससे पहले रजिस्टर होते हैं ICW पाथवेज के जरिए, जो कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जैसे अब आप हमारे एडमिन को ज्वाइन करेंगे
तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजेंगे वेबसाइट का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप ICW पाथवेज के लिए यानी ICW की वेबसाइट से रजिस्टर हो जाते हैं अपनी चीज़ें पुट इन करके। उसके बाद जब आप अपना स्क्रिप्ट फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो आप अपने स्क्रिप्ट के साथ अपना लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग देते हैं। उसके साथ आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है जो कि आपके तजर्बे को वेट करता है। स्पॉन्सर कोई भी IFAC बॉडी का मेंबर हो सकता है जिसका 5 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, नॉट नेसेसरीली वो आपकी रिपोर्टिंग लाइन में हो, वो आपका रियल ब्लड भी हो सकता है, यानी किसी का ब्रदर या सिस्टर भी हो सकता है, किसी का दोस्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ही हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, और वो इस चीज़ को वेट करता है कि वो जो एक्सपीरियंस आपने अपने एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है वो ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है जी। तो आप 4 चीज़ें जमा कराते हैं। नंबर 1 चीज़ आप ये जमा कराते हैं कि आप बेसिकली उसके अंदर आप अपना एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस जमा कराते हैं। सेकेंडली जो आप जमा कराते हैं अपना लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग जमा कराते हैं। थर्डली आप अपना स्पॉन्सर फॉर्म जमा कराते हैं। फोर्थली जो है आप अपना स्पॉन्सर का लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग जमा कराते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि जो लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग स्पॉन्सर का है, अगर वो ICW का मेंबर है तो फिर आपको लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, एक उमर भाई ने पॉइंट रेज किया है जो कि बड़ा रेलिवेंट है कि जी डिफरेंट बेसिकली क्वेश्चंस की जो लेंथ है उसके बारे में थोड़ा सा हम, क्योंकि उमर भाई से तो मेरी डिस्कशन होती रही है कि इसके ऊपर थोड़ा सा कर दें, और ये बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है और पर्टिनेंट पॉइंट है, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर हम बात कर लें। देखिए इस पे उमर भाई ये है कि हम लोग 3 C's में डिवाइड करते हैं इसको। ICW की जो गाइडलाइन है वो ये है कि वो कहता है 3000 वर्ड से लेके, पहले तो मैं शेख साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्वेश्चन अगर पूरा हो गया या अगर कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन काइंडली अनम्यूट एंड इफ यू कैन टेल मी दैट यू आर ओके विद माय आंसर। सर बाकी तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। जस्ट एक चीज जो क्वेश्चन रह गया मेरा कि जी जो प्लीज। लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है जो आप बात कर रहे हैं वो मेरा इशू उस पे है कि वो मुझे कहाँ से मिलेगा? वुड बी प्रोवाइडिंग इट इफ आई कंटिन्यू विद योर ऑर्गेनाइजेशन? जो हमारे नोन होते हैं ना लोग, उनको तो हम, जैसे हमारे अपने दोस्त हैं, उनको तो हम कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अगर हम आपको प्रोवाइड करेंगे ना तो हमें ICW भी हमें जानता है। ठीक है, तो वो कोलिजन में बात आ जाती है। ठीक है, मैं आपको मेंटोर कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा तो वो समझेंगे कि शायद मैं आपके उसको चीज़ को ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ों को हाइड कर रहा हूँ। तो उसके लिए प्रेफरेबली ये होगा कि आप किसी और को ही ऑब्वियसली कह रहे होंगे, जो भी आपकी रिपोर्टिंग लाइन में हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता बाकी गाइडेंस जो होगी या बाकी जो स्क्रिप्ट के रिव्यू रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हम टेकअप करेंगे डेफिनेटली। इट कैन बी अ मेंबर ऑफ IFAC बॉडी या ICW की मेंबरशिप रिक्वायर्ड है सर उसमें? इसमें यह है कि बेसिकली अभी IFAC बॉडी का मेंबर होना जरूरी है, ICW का मेंबर होना जरूरी नहीं है। ओके, थैंक यू ठीक है सर, प्लीज इस पे कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब उमर साहब का जो सवाल था बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था और मैं चाहूंगा कि उसको मैं आंसर कर दूं, और चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो मैं एक काम ज़रूर कर लूँ, जस्ट गिव मी ए सेकंड कि सर साहब चैट बॉक्स में अपने सामने ज़रा खोल लूँ ताकि मैं साथ साथ बाकी लोगों के सवालों के जवाब भी देता रहूँ। अच्छा, उमर साहब का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका लेंथ ऑफ द स्क्रिप्ट क्या है। लेंथ ऑफ द स्क्रिप्ट ये है कि सर 3000 वर्ड्स इज द मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ इज 6000 वर्ड्स। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है अगर उसको देखें तो ICW ये कहता है कि एक पार्ट जो आपने लिखना है, यानी 9 सिनेरियोज आपने लिखने हैं, तो एक सिनेरियो आपका 500 से लेके 550 वर्ड्स तक होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग ये समझते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए आंसर लेंथ डिफरेंट होगी, सिनेरियो के मुताबिक आंसर लेंथ डिफरेंट होगी। अभी सरस साहब को भी मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा इस बारे में बात करने की कि जैसे कि रेहान काजमी साहब का हमने स्क्रिप्ट देखा तो उनका एनालिसिस का जो सवाल था उसके अंदर उन्होंने 630 वर्ड लिखे, लेकिन इवन दैट पर्सन गॉट 84 मार्क्स, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब्जेक्टिव है और इसको हम एवरी नाउ एंड देन जो है आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे कि किस पार्ट में आपने कितना लिखना है और कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा लिखना है। हाँ, ये ज़रूर है कि 3000 वर्ड तक अगर आप लिखते हैं तो हम एक सी कहते हैं कि आप कंसाइज बहुत ज़्यादा है, और अगर आप 6000 वर्ड तक लिखते हैं तो हम कहते हैं आपने क्लैरिटी तो अचीव कर ली लेकिन कंसाइजनेस लूज कर ली। तो हमने अल्टीमेटली एक कॉम्प्रीहेंसिवनेस अचीव करनी है कि हम उतना लिखें टू द पॉइंट जितना कि एग्जामिनर को रिक्वायर्ड है। अब जैसे कि अमान साहब की अगर मैं बात करूं तो अमान साहब के कुछ आंसर्स मुझे याद है सदर साहब से मेरी डिबेट हो गई, कुछ आंसर्स ऐसे थे जो कि टोटली 420 या 430 वर्ड्स के थे, लेकिन इवन देन आपके सामने अमान साहब का रिजल्ट है, ही गॉट 86 मार्क्स। तो इट डिपेंड्स एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। और ऑन द कॉन्ट्री गल्फ के अंदर एक वन ऑफ द टैक्स पार्टनर ऑफ द बिग 4 फर्म, ही गॉट 72 मार्क्स, जबकि उनका स्क्रिप्ट जो था वो 5980 वर्ड्स तक था। तो कुछ इंडस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि एलेबोरेट होने की ज़रूरत हो, तो इट विल डिपेंड अपॉन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट। अगर सर साहब इसके ऊपर आप थोड़ा सा कमेंट कर सकें।
जी बिल्कुल जी, कि हमारी प्रेफरेंस तो यही है कि आपका स्क्रिप्ट जितना क्रिस्प हो सकता है, मतलब ये हो सकता जितना क्रिस्प और जितना प्रिसाइज लिखें, अराउंड 400 to 500 वर्ड्स में हम प्रेफर करते हैं कि इट शुड बी फॉल इन बिटवीन 400 to 500 वर्ड्स। लेकिन अगेन कई दफा क्वेश्चन के यहाँ सिनेरियो आप जो लिख रहे होते हैं वो उसको हम उस पर नहीं कर सकते विद इन 500 वर्ड्स, तो हम तकरीबन कई क्वेश्चन में हम 600 वर्ड्स तक हम चले जाते हैं, 600 प्लस भी चले जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको in between 450 to 500 से रहे हैं कि जनाब सर साहब के इज देयर डिफरेंस बिटवीन मेंबरशिप थ्रू नॉर्मल रूट कंपेयर टू पाथवेज एग्जाम। एक तो ये आपको पता है कॉमन मिसनोमर है, ठीक है ना, कि पाथवेज एग्जाम देंगे तो शायद मेंबरशिप में फ़र्क आ जाएगा, एक ये बात। और इज मेंबर अलाउड टू डू प्रैक्टिस लाइक अ रेगुलर मेंबर, हाउ डू द कवर टैक्स एंड लोकल रेगुलेटरी नॉलेज। इसमें देखें चीज़ ये है कि बेसिकली जो लोकल रेगुलेटरी नॉलेज है ना, जहाँ तक बात है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है जिस आईफैक बॉडी के जरिए आप कर रहे हैं, तो वो आपको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट उसका मिल जाता है, दे हैव अ प्रोसीजर फॉर दैट, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। सेकेंडली ये है कि जो है ना एक और चीज़ ये है कि आपका जो बेसिकली ICW एज पाथवेज है और ICW एज नॉर्मल रूट है, वो उसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। एक इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस उमर भाई से भी करना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि उमर भाई इस पर रोशनी डालेंगे कि कभी भी इस चीज़ को कभी कैटर नहीं किया जाता, क्योंकि टोटल रिवॉर्ड्स के अंदर हैं और ह्यूमन रिसोर्स को देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ही नोज वेल कि ये कभी भी जब डिग्रीज की स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, चीज़ें लिखी जाती हैं, तो इस चीज़ को कैटर नहीं किया जाता। एक तो देखें, पहली बात तो मैं बॉडी के लिहाज से क्लियर कर दूँ, ICW के लिहाज से, कि ICW कभी कुछ नहीं लिखता। अभी इस पे सदर साहब से भी हम ओपिनियन लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा ये पॉइंट क्योंकि ज़रा HR रिलेटेड है और TR रिलेटेड है, तो उमर साहब अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें कि इसका कोई ऐसा फ़र्क है। जी, ऐसा कोई फर्क नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस जब भी इंडिविजुअल को रिव्यू कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में हायर करने के लिए, सो ये वाली चीजें तो डेफिनेटली लीस्ट बॉदर्ड होती हैं HR पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये तो आपका वो वीजा है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले इंडिविजुअल की अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो पर आ रही होती हैं। डिग्री डज मैटर, बट ऑफ कोर्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, उनकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी अपनी क्या स्टैंडिंग्स हैं, वो ज्यादा प्राइम लेवल के ऊपर आ जाती है। सो डिग्री मैटर करती है, बट नेचुरली सेकेंडरी लेवल पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। सर साहब इस पे अगर आप भी थोड़ा सा बता सके। जी नंबर का कोई सीरीज नहीं है कि जी पाथवे का नंबर वो T से स्टार्ट होगा, वो P से स्टार्ट होगा, कोई चीज नहीं है। आप प्रॉपर मेंबर होते हैं ICW के। मैं अपनी एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। मैंने 10 साल इंडस्ट्री में जॉब की है, तो मैंने ACCA किया और ACCA के बाद मैंने ICAP किया, पाकिस्तान CA किया। उसको मैं कोई 8 पेपर देने पड़े थे, अराउंड कोई 13 पेपर की एग्जामिशन थी, 12 पेपर की जितनी भी थी, ठीक ठाक पेपर की एग्जामिशन थी फाउंडेशन CA की सारी की। लेकिन जब भी मैं इंडस्ट्री में गया, किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि CA आपने थ्रू नॉर्मल रूट से आए हैं या CA आपने पूरा स्क्रैच से स्टार्ट किया है। नोबडी बॉदर्ड। उन्होंने कहा जी आप ICAP मेंबर हैं, दैट्स इट, खत्म होगी बात। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि आप कोई पूछेंगे कि आप पाथवे के मेंबर हैं या नहीं है, आप मेंबर हैं, दैट्स इट। अच्छा सदर साहब, बीच में एक तो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं चाहूँगा कि बेसिकली उमर साहब से भी हम क्लैरिटी चाहेंगे, जो बेसिकली इंडस्ट्री के मिसनोमर हैं और जो सिचुएशन जिस तरह इंडस्ट्री को ज़ाहिर है इनका एक तजर्बा है और ये देख रहे हैं चीज़ों को, बीइंग इन फातिमा ग्रुप सिंस सो लॉन्ग। उमर साहब अगर आप हमें सर बता सकें कि देखें एक सवाल आता है, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, आपने ICAP को भी पढ़ाया और ACCA को भी पढ़ाया, तो उसमें एक सवाल जो हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं खासतौर पर जिनको रिसेंट 5 ईयर्स हुए होते हैं, उनका एक क्वेश्चन ये आता है कि जी अगर मैंने ICAP किया है या फॉर एग्जांपल मैंने ACCA किया है, तो मैं जो हूँ मैं क्यों ICW करूँ बीइंग इन लोकल मार्केट, यानी मुझे ACCA होने के बाद ICW मैं करूँगा अगर लोकल मार्केट में, तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द बिग डील, ये मतलब एक डिबेट आती है। और एक डिबेट ये भी आती है कि अगर मैं ICAP हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल बीइंग इन एट योर लेवल डूइंग ICW एज वेल, इवन बीइंग एन ICAP, तो मतलब क्या उसका आप क्या एक फ़र्क देखते हैं जो आपको नज़र आता है जिसके लिए आप समझेंगे कि वन शुड बी एनकरेज टू गो फॉर इट?
देखें जी, दो चीजें हैं, दो एलिमेंट्स हैं जब हम इन चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं। अगर मैं एचआर पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, जब हम इंडिविजुअल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं एट द हायरिंग स्टेज या इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इंडिविजुअल को प्रोग्रेस करवाना चाह रहे होते हैं तो देखते हैं जी किसकी प्लेट में ज्यादा चीजें रखी हुई हैं। नेचुरली इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसका अपना पोटेंशियल अपनी जगह है ही, बट नेचुरली क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन बात करती हैं कि इंडिविजुअल्स को हमने ग्लोबल करना है, सो नेचुरली देखा जाता है कि उनके पास उनके विजिटिंग कार्ड पे, उनके सीवी के ऊपर क्या क्या कुछ मौजूद है। आईसीडब्ल्यू डेफिनेटली या कोई और प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप अलॉन्ग विद आईसीडब्ल्यू एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। और एचआर जो है नेचुरली इन चीजों को वेट देता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप देखें तो जहां पर अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, अब देखें जैसे से दुनिया ग्लोबल विलेज बनती चली जा रही है, अपॉर्चुनिटीज भी इस तरह ही आपके पास होती हैं। और चूंकि इनटेक बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो अपॉर्चुनिटी आपके पास हर वक्त रहती ही नहीं है। अब अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें आईसीडब्ल्यू को प्रेफर किया जा रहा है और मेरे पास वो डिग्री नहीं है, सो शायद मैं उसमें फिट ना हो सकूं। प्लस देखें जैसे जैसे चीजें चेंज होती चली जा रही हैं, आपको एक डिग्री के ऊपर रिलायंस जो है वो आपको बहुत बड़ा रिस्क के ऊपर ले जाता है। और जैसे कि अब आपको ही पता है कि 12,000 के आसपास हम मेंबर आई कैप में होते चले जा रहे हैं, उसमें से 60% जो है वो पाकिस्तान मार्केट के अंदर हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो हैविंग 2 क्वालिफिकेशन इन योर सीवी इज मच बेटर देन हैविंग 1। और नेचुरली इंटरनेशनल मार्केट में आप नहीं भी जाना चाह रहे तो वेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको एक एक्सपीरियंस तो आ ही जाता है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं देखा जाता है कि जी कौन सी क्वालिफिकेशन जो है उसको कैसे हासिल किया गया, ये जरूर देखा जाता है कि जी क्वालिफिकेशन है कितनी इंडिविजुअल के पास। और नेचुरली जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी एचआर के अंदर अगर आप देखें तो वो बेसिकली हमारे प्रोफेशन के लोग नहीं होते हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने एचआर में शामिल करती हैं, तो उनके नजदीक तो आईसीडब्ल्यू भी एक क्वालिफिकेशन है और आईकैप भी एक क्वालिफिकेशन है। और द इंडिविजुअल हु हैव बोथ द क्वालिफिकेशन, वो नेचुरली जो है वो एकदम सुपीरियर हो जाता है इन द आईज ऑफ एचआर। सो आपने इसी मार्केट के अंदर रह के इसी एचआर के साथ ही डील करना है, जहां पर आपको एक एडेड एडवांटेज के साथ एक दाखला मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वो जैसे कि हम ग्रांड प्री रेसेस देखते हैं तो कुछ गाड़ियां जो हैं वो 100 मीटर आगे खड़ी होती हैं, तो वो यही वाली चीज है कि आप 100 मीटर आगे से अगर स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ को तो नेचुरली चांसेस ऑफ विन भी ज्यादा है। बिल्कुल सही। अच्छा उमर भाई, इसमें मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आईकैप तो डेफिनेटली इज अ सुप्रीम बॉडी एंड बीइंग एन आईकैप मेंबर एंड आल्सो बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीडब्ल्यू, आई बिलीव के दोनों बॉडीज की अपनी अपनी जगह एक अहमियत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और देखें एसीसी की भी अपनी एक अहमियत है, लेकिन जो हम जब एसीसी की एक बात करते हैं और हम कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एसीसीए एंड यू नो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा बता सकें। देखिए जी, मैं 10-12 साल मैंने पढ़ाया है एसीसीए को, देन आई स्विच टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उनके स्टूडेंट्स को 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी इशू ये हुआ कि अर्ली 2000s में एसीसीए की ग्रोथ पाकिस्तान में बहुत हुई और बहुत तेजी से मार्केट के अंदर एसीसीए थ्रो हुए। मार्केट ने उन सबको अनफॉर्चुनेटली केटर नहीं किया। नतीजा ये निकला कि एसीसीए की मार्केट जो थी वो मशरूम मार्केट में कन्वर्ट होना शुरू हुई और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अच्छे लाइक स्टूडेंट्स थे हमारे, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी जॉब स्टार्ट की जो कि उनकी क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करती थी। एचआर बहुत जल्दी अपना माइंडसेट बनाता है क्योंकि नेचुरली एचआर के पास, और एचआर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अक्रॉस द कंट्री एचआर की बात कर रहा हूँ, लोगों के ज़हनों में यही है कि शायद ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई छोटा सा कोर्स वोर्स है। क्योंकि हमने खुद इंडिविजुअल्स को इंटरव्यूज के अंदर देखा जहां पे उन्होंने, जब उनसे उनकी डिमांड पूछी जाती है, एक रस्मन क्वेश्चन एचआर जरूर करता है कि जी आपकी क्या डिमांड है, तो हमें ऐसे नंबर्स लोगों की तरफ से आए डिमांड के तौर पे जो हम नॉर्मली एमकॉम लेवल के बिल्कुल बिगनर लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो वो एक चीज हुई, एक एस्टेब्लिशमेंट हुई लोगों के ज़हनों में कि शायद एसीसीए जो है आसानी से हो जाता है, या ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेशन है छोटी सी, जो कि एक्चुअली नहीं था। और मैं काफी समझाता भी था अपने एचआर को भी डिफरेंट जगह पे। मैं ये पीसीबी की भी आपको एग्जांपल दे दूं, जब मैं पीसीबी में था तब भी ये वाली हमें सिचुएशन देखने को मिली। बर्जर पेंट्स में भी यही हुआ क्योंकि मैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूव ट्रेनिंग एम्प्लॉयर भी हमने ये बनवा दिया एसीसीए का और आईकैप का। सो हमें ये वाले एक्सपीरियंसेस हुए।
कि जहां पर ये वाला इशू आता है मार्केट के अंदर कि इंडिविजुअल ने खुद से अपनी मार्केट को थोड़ा सा नीचे किया सिर्फ मार्केट में एंट्री के लिए, नतीजतन ओवरऑल जो इमेज था क्वालिफिकेशन का वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हो गया। तो ये वाली चीज है। फिर आप देख लें, आप खुद ही अंदाजा कर लें कि आपकी इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल क्वालिफाइड ACCA कितने हैं और अवेलेबल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो ICW के हों चाहे वो ICAP के हों, उनकी क्वांटिटी कितनी है। सो नेचुरली ये एक परसेप्शन तो है HR के ज़हन में, जब तक कि HR को खुद एक आइडिया ना हो कि दोनों के कोर्स कंटेंट क्या है, इसको पास करने का तरीका क्या है, अदरवाइज तो ये वाला गैप बन गया है और स्टैब्लिश हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, और मेरा ख्याल है बड़े प्रैक्टिकल बात की उमर भाई ने, और जो एक मुझे लग रहा था कि एक अनलाइक अ फाइनेंस आंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जैसे वाकई लगा कि जैसे कोई HR का बड़ा डायरेक्ट पर्सपेक्टिव दिया, और मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया है। अच्छा, इसमें टाइमलाइन से मेरे से पूछा जा रहा है, तो उसमें सर ये है कि आपकी टाइमलाइन यही है कि कमिंग वीक में, यानी जो जनवरी का फर्स्ट वीक है, उसमें हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। जो हमारे एडमिन हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं, और उसके साथ ऑन टॉप ऑफ इट ये है कि जी 17 फरवरी जो है वो डेडलाइन है, लेकिन हमारा प्रोसेस है कि वी विल ट्राई टू मेक इट अप टिल 10 फरवरी, ताकि एटलीस्ट एक वीक पहले हम आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लें। एक और सवाल है जी हारून रशीद साहब का। सर साहब वो पूछना चाहते हैं कि बीइंग सीमा यूके मेंबर कैन आई गेट सेम एग्जाम्पशन एज फॉर ACCA एंड ICAP। फिर दूसरा सवाल उनका ये कि क्या 5 इयर्स जो है वो मस्ट है पाथवे रूट के देखिए लिए, तो इसका बेसिकली जवाब, आप एक चीज का जवाब मैं दे देता हूँ, दूसरी बात का जवाब जो है आप दीजिएगा कि एक तो 5 साल तो जी मस्ट है पाथवेज रूट के लिए। अब जो सीमा यूके मेंबर्स का मामला है उसके बारे में सर अगर आप एक्सप्लेन कर दें। सीमा यूके मेंबर या पाकिस्तान जो ACA में है वो ICAP के ICW रजिस्टर्ड नहीं है, वो उनको दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पाथवेज, वो उनको जो रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो 5 लाख एक्सपीरियंस जैसे आपने बता दी वो तो है, लेकिन आपको इसके लिए ACCA और ICAP मेंबर होना चाहिए, होना होगा, या इंडिया या इंग्लैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंसी होनी चाहिए। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को वो ICW अकोमोडेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर दूसरा कोई क्राइटेरिया चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे, ICW की वेबसाइट पे भी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, बॉडी कास्ट ऑफ अकाउंटिंग बॉडीज मेंशन है उन्होंने कि जिन जिनको पाथवेज के लिए वो एग्जाम्पशन देते हैं। अच्छा, आई हैव जस्ट नोटिस्ड शहजाद डिडी साहब ने जी हमें ज्वाइन किया है कराची से, CFO क्लब भी रन करते हैं, काफ़ी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू हैव हिम इन द सेशन। तो शहजाद साहब अगर आप अपना मुनासिब समझें कैमरा ऑन कर सकें इफ़ यू फील अप्रोप्रिएट, और आपके साथ अगर हम थोड़ा हेलो हाई कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री के, कराची के इंडस्ट्री के भी कुछ हालात जो हैं या जो सूरत हाल है उसके बारे में बात की जा सकती है। सर कैन यू हेयर मी सर? मेरा ख्याल से शायद गालिबन उनका माइक वो वैसे म्यूट ही है। उन्होंने ज्वाइन किया, म्यूट है, तो बाद में उनसे बात करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ भी रहे हैं, और कुछ हमारे पास अभी भी दोस्त मौजूद हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। खास तौर पे कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, कुछ शायद ना ले सकूँ, जैसे शेख साहब हैं, उस्मान शेख साहब हैं, उमर फारूक साहब हैं, अवैस साहब हैं। ये तीनों जनाब मैं बताना चाहूँगा सर साहब माशाल्लाह ये हमारे जो तीनों दोस्त हैं, और एक दो और भी दोस्त हैं जिनका शायद मैं नाम ना ले सकूँ, तो ड्यू अपॉलजीज। बुखारी साहब हैं जी, उन्होंने काफ़ी देर से हमें ज्वाइन किया हुआ है, एंड दे आर विद अस स्टिल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन। सो फॉर सच फ्रेंड्स आई एम रियली ग्रेटफुल, ऑल्दो हमारा टाइम जो है वो तो ऑलमोस्ट 8 o'clock से ऊपर हो गया है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सर साहब आपकी इजाज़त के साथ कि वी वुड लाइक टू हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल, तो जी अगर हम 15 मिनट्स के लिए इसको और बियॉन्ड ले जा सकें जी तो जी, मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। किसी किसी जिनके कोई और क्वेश्चंस हैं तो हम उनके वी आर हियर टू आंसर जी देम। जी, Can I ask one question? श्योर, जी प्लीज प्लीज। प्लीज सर, प्लीज So, सर, प्लीज सर। my name is Faisal Nisar. I'm working in Coca-Cola as plant control manager and working with the company since last 10 years. And by qualification, I'm FCCA. So, my question is related to this pathway qualification. In last attempt, I have attempted this pathway route, and unfortunately, I didn't able to basically succeed this. And my question is related to. I got feedback letter from ICW as well, but somehow ये काइंडली I अगर did. आप अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दें, किसी की स्क्रीन शेयर हो गई है जी, आप It's अगर आप not. अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दें प्लीज। सॉरी It's आपको not mine. सॉरी फैसल साहब आपको मैंने इंटरप्ट किया। No issues. No issues. No issues. No issues.
जी फैसल साहब, please continue. क्वेश्चन वाज कि जो सिचुएशंस को उन 9 सिचुएशंस में जो जिन सिनेरियोस को मैंने बेसिकली आई ट्राइड टू एक्सप्लेन एज पर द गाइडलाइंस बट समहाउ दैट वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ ICW. रीअटेम्प्ट में either I need to basically revise those instances और नॉर्मली आपको इंस्टेंसेस वही रखनी होती है एंड जस्ट यू नीड टू बेसिकली बी क्लियर इन योर बेसिकली कंटेंट. उस पे मुझे थोड़ी सी ना क्लैरिटी चाहिए कि ऑल टुगेदर सिनेरियो चेंज करने की जरूरत होती है रीअटेम्प्ट में, या सिर्फ हम उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, उस इंस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कंटेंट को मोर मीनिंगफुल बनाना होता है. सो दैट वाज माय क्वेश्चन, इफ यू कैन हेल्प मी आउट. नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और सर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसका जवाब दे सकूं सर. हाँ जी प्लीज देंगे, प्लीज इनका जवाब मैं दूंगा, अगर सदर साहब से भी थोड़ा सा बाद में लेते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज़ तो सदर साहब भी डेफिनेटली ऐड करेंगे. मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहली बात, क्योंकि ज़ाहिर है सदर साहब नोज अबाउट द रिव्यू थिंग एज वेल. देखिए मैं डिलीवरेंस के एंगल से आपको बताता हूँ. देखिए मैं जब बात करता हूँ ना ICW के एग्जाम को लेके, तो देखिए मैंने आपके सिनेरियो को ये देखना है कि एज इन जो आपका कंटेंट है, वो पहली बात तो ये है, फर्स्ट थिंग नंबर 1 कि आपका कंटेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैठ रहा है प्रॉपर या नहीं बैठ रहा है. यानी आप जो लिखना चाह रहे हो क्या जो वो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में फिट इन होता है. लाइक आप एक आंसर ऐसा लिख रहे हैं जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन के बजाय एडवाइस में लिखना चाहिए या एडवाइस के बजाय एनालिसिस में लिखना चाहिए, तो ऑब्वियसली उन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से यू कि आपको अपना सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा. एक तो मेरा क्राइटेरिया ये है अगर आप मेरे से इस पे ओपिनियन लें. सेकेंडली जो मेरा क्राइटेरिया है वो ये है कि जब आपकी रीअटेम्प्ट का केस आता है तो हम नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि जी आप ICW से अपने मार्किंग मंगवाएं और हम फिर देखेंगे कि आपकी मार्किंग के मुताबिक आप कहाँ खड़े हैं, किसी एक पार्ट में आपने कितने मार्क्स कम या ज़्यादा लिए हैं, जिसके मुताबिक ये असेस किया जाएगा कि आपका जो चीज़ थी वो कितने हाई लेवल की या लो लेवल की थी या मीडियम लेवल की थी, यानी किधर हम स्टैंड करते हैं. कुछ जगहों पे जहाँ पे हम माइनर होंगे देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कंटेंट इंप्रूव करके और वर्डिंग इंप्रूव करके हम उसको लाइन को क्रॉस कर सकें. बट ऑन द कॉन्ट्री जहाँ हमें लगेगा कि वो जो है उसकी सिचुएशन चेंज करने की ज़रूरत है या इट डिपेंड, एक तो देखें इसमें 2 चीज़ें हैं ICW पाथवेज में, आप जेन में रखिएगा. एक आपकी क्वालिटी ऑफ आइडिया है कि आप आइडिया किस तरह पिकअप करते हैं और आप आइडिया लिखते क्या हैं. दूसरा ये है कि आप अपने आइडिया को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं. आपने पैराग्राफ में लिखना होगा कुछ जगहों में, कुछ जगहों में आपने हेडिंग देनी होंगी, कुछ जगहों में आपने बुलेट्स में लिखना होगा, कुछ जगहों पे आप टैबुलर फॉर्म यूज़ करेंगे. तो ये 2 चीज़ें जो हैं मैटर करेंगी. बाकी मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर सर साहब अगर आप भी थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज़. हाँ जी जी, फैसल साहब का काफी, हसन साहब ने आपका काफी डिटेल में जवाब दे दिया है. उस पर देखिए डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपका जो बेसिक क्वेश्चन है कि आपका कंटेंट वो स्क्रिप्ट वो मतलब आइडिया वो रहेगा या आइडिया चेंज करेगा. ये डिपेंड करता है आपने लिखा क्या है. उस आइडिया को देख के पता चलता है कि अगर आपका आइडिया ठीक है, आपने उसको मतलब गलत उसको लेके गलत डायरेक्शन में चले गए, दैट इज समथिंग एल्स. अगर आइडिया ही उस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता तो तब हमें इसको नया सिनेरियो डेवलप करना पड़ता है. ये अगेन डेवलप करके ये डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या स्क्रिप्ट में ड्राफ्ट किया हुआ है. हम उसको प्रूव भी किया जा सकता है, अगर तो वो वर्केबल है उसको प्रूव किया जा सकता है, अगर नहीं है तो उसको फिर स्क्रैच करके उसको फिर नया एक सिनेरियो उस पर ड्राफ्ट करते हैं. तो भी प्रिसाइज आप बात बिल्कुल सही. मेक सेंस सर, थैंक यू. ठीक है ना जी. और लास्ट टाइम हमने 4 रीअटेम्प्ट के केस भी किए थे और एक उमर साहब आपको केस बताना चाहूँगा कि जो बेसिकली हमारे एक CFO थे कॉर्नलियस के, और टेक्सटाइल मिल एक बहुत बड़ी उसकी, और वो हमारे पास आए एक हमारे दोस्त के तवज्जुह से, वो 3 अटैम्प्ट दे चुके थे. और इसमें दोस्तों की नॉलेज में इजाफा करना चाहूँगा कि 4 अटैम्प्ट जो है रिक्वायर्ड होती हैं पाथवे क्वालिफाई करने के लिए. तो वो 3 अटैम्प्ट दे चुके थे एंड ही अनफॉर्चुनेटली वाज नॉट एबल टू मेक अप फॉर ICW पाथवेज. तो 4th अटैम्प्ट और लास्ट अटैम्प्ट में वो हमारे पास आए और मुझे याद है जब मैंने सदर साहब को उनका स्क्रिप्ट डिस्कस किया और मैंने कहा कि जी कि सर इसको हमने देखना है, तो आई वाज रियली वेरी मच नर्वस बिकॉज मुझे था कि लास्ट अटैम्प्ट है और हम कैसे मैनेज करेंगे. तो सदर साहब माशाल्लाह जी हमारे थोड़े से विजिलेंट है इस मामले में और वो कहते हैं कोई बात नहीं यार कर लेंगे. तो उन्होंने एफर्ट की और ही गॉट 74 मार्क्स इन दैट अटैम्प्ट, इन द 4th अटैम्प्ट रादर. तो ये एक बड़ी एक हमारी रिमार्केबल एक येट अगेन अचीवमेंट थी. तो रीअटेम्प्ट के केसेस को लेके भी हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है. तो सदर साहब अगर उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं. जी, रीअटेम्प्ट के बारे में मैं ये कहूँगा जो उसके जो फीडबैक आती है कैंडिडेट्स को, तो वो सारे परेशान होते हैं. वो बेसिकली उसकी एक ही फीडबैक होती है उनकी, मोरलेस उसको कॉपी पेस्ट किया होता है हर क्वेश्चन में जाके. 3-4 उसकी वो है, उसको कॉपी पेस्ट करता है बस जी आपका एडवाइस दे दी है, ये कर दिया है, मतलब वो उसके जस्ट स्टैंडर्ड वर्क्स. क्योंकि मैं 20-25 रीअटेम्प्ट केसेस दे चुका हूँ,
तो अब जो भी मेरे पास रीटर्न में केस आता है ना, उसके ICAW के एग्जामिनर की फीडबैक मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे पता है उसने वो ही बेसिक क्वेश्चन दिए, मैं सिर्फ सीधा कैंडिडेट से स्क्रिप्ट डिस्कस करता हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द फीडबैक। वो एक बड़ी जनरलाइज किस्म की होती है और उससे कैंडिडेट को कोई हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं होती कि आप ये पिन पॉइंट नहीं करता कि आपने इस पैराग्राफ में ये नहीं लिखा, उस पैराग्राफ में आपने ये वर्ड काउंट, ये वर्ड ज्यादा लिखा है, आपका आइडिया ठीक नहीं है, इस तरह की कोई गाइडेंस नहीं देता। वो एक बड़ी जेनेरिक सी वो वर्डिंग यूज करता है। शायद फैसल को पता चल गया हो, देखा होगा फैसल कभी जिन्होंने अभी क्वेश्चन भी किया था, तो उनको पढ़ के ये समझ नहीं आएगी कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स क्या है मेरे स्क्रिप्ट में। आपकी बात को बिल्कुल फैसल भाई इंडोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल इंडोर्स कर रहे हैं जी। शहजाद साहब का मुझे मैसेज आया कि जी उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया है, शहजाद जेडी साहब ने। तो सर आई एम हाईली ग्रेटफुल टू हैव यू हेयर ऑन बोर्ड सर, तो इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। और कराची की ऑडियंस के लिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा, अगर आप जो हमारे स्पेसिफिक जो आपका एरिया है, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें कि जो ICW की जो क्वालिफिकेशन है एज एन, और उसकी जो मतलब ये वेलकम यू ऑन बोर्ड, कि उसकी जो एक अहमियत है उसके बारे में अगर आप सर काइंडली बता सकें। जी, सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हसन स्पेशली। जस्ट 2 सेंट्स फ्रॉम मी। देखें, क्वालिफिकेशन तो मेरा ख्याल है यहाँ सबके पास है, इधर ACCA या सीमा या ICAP की ना। माय पॉइंट इज के क्वालिफिकेशन इज नॉट इनफ, क्योंकि हम समझते हैं कि क्वालिफिकेशन एक एक्सपीरियंस तो एक क्राइटेरिया है किसी जॉब के लिए। बट माय पॉइंट इज फर्दर टू दिस आई वुड लाइक टू ऐड के मेंबरशिप की अपनी एक अहमियत है। मेंबरशिप इज नॉट लिमिटेड कि आप जो है ना सिर्फ क्वालिफाइड हो। हम ICAP की मेंबरशिप क्यों लेते हैं? इट्स नॉट जस्ट कि हम जो है ना सिर्फ क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड तो आप वैसे भी हैं अगर आप मेंबरशिप ना लें, बट मेंबरशिप के अपने एक एडवांटेजेस हैं। And I would like to congratulate PRF team. They are doing wonders. I have been seeing your post and जो भी आपके वेबिनार्स वगैरह होते हैं, मेरा ये ख्याल है कि हमारा एक इम्पैक्ट होना चाहिए ICAW में। सो पाकिस्तानी का जो रेशियो है जो इस रूट के थ्रू आते हैं पाथवेज का, मेरी रिसेंटली बात हुई थी अमर आजम से, हु इज ऑडिट कमेटी मेंबर ऑफ ICAW। ठीक है, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो पाथवेज की तरफ आ रहे हैं वो पाकिस्तानी आ रहे हैं, अब वो चाहे वो पाकिस्तान में बेस्ड हो या वो हमारे ओवरसीज मेंबर्स हों। बिल्कुल सही सर, दैट्स अ गुड थिंग। आई वुड लाइक टू सी कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए ICAW में भी। वो कैसे होगा? जब आप इसी तरह से फोरम्स के थ्रू लोगों को लाएंगे, वो पाथवेज के थ्रू मेंबरशिप हासिल करेंगे। क्योंकि देखिए, हमें चाहिए नेटवर्किंग, हमें चाहिए माइलेज, हमें चाहिए कि हमारी वहाँ पे प्रेजेंस हो, हमारी बात सुनी जाए। वी कैन ब्रिंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट इफ वी आर इन ICAW। जैसे कि हम ICAP में भी किस लिए है, ICAP इसलिए है कि हम वहाँ पे इम्पैक्ट लाएं। कुछ भी जो भी हमारी जिद्दोजहद होती है, कोशिश होती है, वो ये होती है कि हम इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाएं, प्रोफेशन को बेहतर बनाएं। सो मेरा ये ख्याल है कि क्वालिफिकेशन या एक जॉब के हवाले से सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, दैट इज ओनली लिमिटेड स्कोप। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें आगे जाके उसकी कमेटीज में भी शामिल होना चाहिए। जैसे अमर आजम जो है वो बेसिकली उन्होंने क्वालिफाई ही ICAW किया था। नाउ ही इज ऑडिट कमेटी मेंबर। व्हाई नॉट हमारे और पाकिस्तानीज भी जाएं और उस पे नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शहजाद भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्राइड है, दैट इज़ उस्मान फ्रॉम हु क्वालिफाइड एंड बिकेम द ग्लोबल टॉपर ऑफ ICAW। वो UAE में रिजाइड करते हैं, ही इज़ द ग्लोबल टॉपर ऑफ ICAW इन अगस्त 2020 अटैम्प्ट, और हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। और मैं इस चीज़ को आज की डेट में भी प्राइड फील करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने एक पाकिस्तानी को ग्लोबल टॉप करवाया ICAW पाथवेज में, and he was able to make that mark in ICAW। तो very thankful for your words। और ये पॉइंट जो आपने रेज किया है बड़ा रेलेवेंट है, और बड़े ज़बरदस्त आपने बात की कि डेफिनेटली वी शुड हैव एन इम्पैक्ट, और इस इम्पैक्ट का हमें एज अ नेशन बड़ा फ़ायदा होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास मजीद आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा उमर भाई से हम इसके ऊपर ज़रा एक ओपिनियन लें कि जो इम्पैक्ट की बात की है सर, यू नो हैविंग योर नंबर्स इन द रेलेवेंट बॉडी, ये कितना मैटर करता है? देखिए जी, नंबर्स की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स को तो बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, बट नेचुरली अगर हम HR पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। डे एंड पे तो हम ये देखते हैं कि जी जो इंडिविजुअल टॉप करके आ रहा है या कोई डिस्टिंक्शन लेकर आ रहा है या गोल्ड मेडलिस्ट है, वो और एक और इंडिविजुअल जो कि उसी डिग्री को हासिल करके आ रहा है, HR तो उनको बराबर ही रख रहा होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंडिविजुअल की नंबर्स या उसकी जो गोल्ड मेडल या डिस्टिंक्शन है उनको नहीं कंसिडर कर रहा था। बट नेचुरली प्राइड तो है किसी भी बंदे का
कि वो एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर चीजों को रख के पास हो रहा है या डिस्टिंक्शन लेकर आ रहा है, तो इंडिविजुअल तो बहुत ज्यादा प्राइड फील करता है। बट अगर मैं एचआर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा इसको वेट नहीं दे रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर भाई, मेरे पास एक और सवाल आया है जो कि बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि आप बेसिकली पढ़ाते भी हैं और इस पे क्वेश्चन आया है कि लाइक हमारे एक दोस्त हैं जिनकी एक सिचुएशन ये है कि वो कहते हैं कि जी मेरे 2 पेपर रह गए हैं आईसीडब्ल्यू के, यानी ही वाज डूइंग आईसीडब्ल्यू और उनकी केस स्टडी रह गई है और ही इज ऑन अ वर्ज कि बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स ऑफ यू नो बीइंग इन इंडस्ट्री एंड बीइंग एट वर्क, आपको पता है ही रेजाइड्स इन यूके एट द मोमेंट। तो उनसे अभी मेरी आज बात भी हुई, अभी आज उनका मुझे मैसेज भी आया, तो वो ये सेशन डेफिनेटली उनको रिकॉर्डिंग भी जाएगी। तो मैं चाहूँगा ये सवाल ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जी जब आप एक क्वेश्चन पेपर्स पास कर रहे हैं और आपके पेपर डिले हो गए और आपके पास एक ऑप्शन है कि बजाय 1 या 2 पेपर्स का वेट करने के आपके पास एक रूट है, उसके बजाय आप पाथ फेज के जरिए कर लें, तो आप किस तरह इसका कंपैरिजन देखते हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप बताएं, क्योंकि पेपर देना और ये एक थीसिस देना। देखें जी, मैं तो कंपैरिजन इसका कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखें ये तो एक ब्लेसिंग है कि आपको एक रूट मिल गया है क्वालिफिकेशन को अचीव करने का, और नेचुरली आपके पास जो मेंबरशिप आएगी वो जब आप उसको यूज करेंगे तो कोई ये नहीं पूछता कि ये मेंबरशिप आपने अचीव कैसे की है। जैसे अहमद साहब भी बताए थे कि वो ACCA के रूट से CA में आए। वंस यू हैव द क्वालिफिकेशन, नोबडी बॉदर्स के ये आपने कितनी अटेम्प्ट्स में किया था, किस रूट से किया था, कितने नंबर लेके किया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डिग्री, योर क्वालिफिकेशन, योर मेंबरशिप। वो अगर आपके पास है, और नेचुरली जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता चला जाता है अपने करियर में, आप आगे ग्रो करना शुरू करते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन दूर अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल होता जाता है, स्पेशली जो फाइनेंस की फील्ड है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में रह के अगर आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है पाथवेज की, एंड यू नेवर नो कि ये किस वक्त कभी विड्रॉ हो जाए फ्यूचर में, आपको फ्यूचर कुछ नहीं पता होता। सो ये एक आइडियल सर्कमस्टांसेस है उन लोगों के लिए भी जो किसी भी रीजन की वजह से, XYZ रीजन की वजह से कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने जैसे अटेम्प्ट्स दी बहुत और वो नहीं उसमें क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो इट्स एन आइडियल सिचुएशन फॉर हिम कि वो इसको अडॉप्ट करें और इमीडिएटली मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आंसर का, एंड यू आर डिस्क्राइबिंग इन मनी डिटेल। और डेफिनेटली वो जो आपका एक तरीक़ेकार है जो हम बीइंग ए स्टूडेंट आपको इंस्पायर करते थे व्हेन वी स्टार्टेड आवर कैरियर, वो आज हम दोबारा देख रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अहमद भाई, उमर साहब को हम तब से देख रहे हैं जब से हमने कैरियर स्टार्ट किया था, क्योंकि 2005 से मेरा ख्याल है, उससे पहले से मेरा ख्याल है, जब से मैं देख रहा हूँ इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो वो पढ़ा रहे हैं और वो एक जो चीज़ है उनकी नज़र आती है, वही ही एक्सप्लेन द थिंग। सो वी आर ग्रेटफुल टू हैव हिम हियर। अब मैं चाहूँगा अगर किसी और का कोई सवाल है या क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज़ आस्क। और बाकी क्वेश्चन मेरे पास सब काफ़ी सारे हैं, लेकिन आई एम गेटिंग ओवर द टाइम लाइन। सो डेफिनेटली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों से कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो हमारे एडमिन हैं उनका नंबर आपके पास मौजूद है, आप contact@vrf.education पे भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहेंगे तो आप जो हैं जिन्होंने आपसे रब्ता किया उनसे कर सकते हैं। आप हमें अपने चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, एंड यू कैन जो आपका बेसिकली हमारा लिंक्डइन पेज है उस पर आप चाहें तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा नंबर है 090331। फाइनेंसिंग डिस्कशन हम करते रहते हैं, लेकिन जो HR का एस्पेक्ट्स है उसको उन्होंने बयान किया, रिगार्डिंग कंपैरिजंस भी किए डिफरेंट डिग्रीज के साथ। थैंक्स फॉर द उमर साहब फॉर हिज वैल्यूएबल टाइम। और फिर शहजाद डैडी साहब की भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने टाइम निकाला और उन्होंने बहुत अच्छे इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, हाईलाइट किया कि आप उसको अपनी प्रेजेंस को बाहर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने ICAP मेंबर बीइंग ICAP को इसमें बेनिफिट होगा जो उन्होंने बताया कि अगर हमारी प्रेजेंस ICW में होगी तो विन विन सिचुएशन कैसे डेवलप की जा सकती है। सो अपने कैंडिडेट्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाला, और बहुत से लोग हमारे पहले बैठे रहे, पहले ज्वाइन किया था उन्होंने हमारे सेशन स्टार्ट होने से पहले भी। थैंक्स फॉर देयर टाइम। हम अवेलेबल है, आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं, हम ईमेल पे, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, इवन फोन कॉल पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी फर्दर कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आंसर।
बाकी रस्ट इंश्योर का अगर आपने ICW करना है तो अगर आप PRF में आते हैं तो यू आर इन सेफ हैंड्स, इंशाल्लाह आपका भी रिजल्ट 100% होगा अल्लाह ताला के फजल से। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन आपके हैं तो प्लीज आप अपने हमें करें, we will be pleased to answer your query. It's an honor to have you all in the session with these words के अल्लाह ताला करे कि हम मज़ीद सक्सेस हासिल करें और इस दफ़ा दोबारा हम एक अटैम्प्ट के साथ आएँ और 100% रिजल्ट के साथ आपके सामने आएँ। और मेरी तो ख्वाहिश है कि हम दोबारा कोई ग्लोबल टॉपर ढूंढें और हम पाकिस्तान का और अपने दोस्तों का नाम रोशन करें। और डेफिनेटली वी हैव मैनी ग्रेट्स विद अस और आई नेवर डाउट द कैपेबिलिटी ऑफ माय कोलीग्स and I feel highly obliged to everyone, to senior person who always trust us. Amanullah साहब जैसे हैं, उमर साहब ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, people trust in us and people are with us. So having said that, I'm highly grateful to you and thanks a lot for your time. So this is all from my side. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया। Allah Hafiz जी। Allah Hafiz।